सुखबीर कुमार वत्स, प्रवक्ता वाणिज्य, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर से। मैं आज आपको अर्थशास्त्र विषय में एकादश कक्षा का प्रकरण अर्थशास्त्र एक परिचय पढ़ा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको एक तो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अलावा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और अर्थशास्त्र का महत्व ये पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी विषय के ज्ञान के लिए उस विषय की परिभाषा को जानना या उस विषय के बारे में जानना कि वो क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जिसमें मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और कौन से कार्य? वे कार्य जिन कार्यों को वो अपनी सीमित और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, या अपनी सीमित और असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है। वे सभी कार्य जो हैं, उन सभी कार्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक परिवार अपने धन का इस तरह से प्रयोग करता है, जो वो धन कमाता है वो इस तरह से उसका प्रयोग करता है जिससे कि उस कमाए गए धन के द्वारा वो अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि आवश्यकताएं तो अनंत हैं। लेकिन उसके साथ साथ अर्थशास्त्र के माध्यम से वह इस बात की पूर्ति करता है कि वो अपनी आवश्यकताओं, अपने द्वारा कमाए गए धन से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके, और वो अपने सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार करे कि वो अपने द्वारा कमाए गए धन से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। और अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम संतुष्टि का जो अर्थ है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना होता है। इस तरह से ये अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का अर्थ हमने समझा। अब ये तो अर्थ हो गया। इसके अलावा विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया, वो हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अंतर्गत समझेंगे। और वो किस तरह से समझेंगे कि सबसे पहले जो परिभाषा है वो धन संबंधी परिभाषाएं, जो ये प्राचीन अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ, वॉकर और सीनियर मिल, इन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं। क्योंकि अर्थशास्त्रियों में परिभाषा के संबंध में मतभेद रहे हैं, और वो मतभेद इसलिए रहे हैं कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा का चयन करना एक कठिन काम है। अर्थशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इस संबंध में श्रीमती बारबरा बूटन ने ये कहा है कि जब कोई 6 अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं तो उनके 7 मत होते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा में भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई, और वो एक मत नहीं है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, और वो युगों के हिसाब से भी अलग अलग अपने अपने हिसाब से उनमें वो परिवर्तन करते रहे, वो परिभाषाएं बदलती रही। तो इस तरह से ये धन संबंधी परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर और मिल ने दी। इसके बाद फिर नए अर्थशास्त्री आए, जो उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी। ये धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना के आधार पर ये त्रुटिपूर्ण ये परिभाषाएं रही। इनको गणित विज्ञान जो है, प्रोफेसर, इसके जो मुख्य रूप से ये परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने दी, और इन्होंने धन संबंधी परिभाषा को गणित परिभाषा बताया
क्यों बताया? क्योंकि ये बड़ी संकुचित परिभाषा माना उन्होंने, इसमें सिर्फ धन का, ये कहा उन्होंने कि धन का विज्ञान है, सिर्फ धन को केंद्रित किया, मनुष्य को गौण रखा उन्होंने। तो इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी मुख्य रूप से, लेकिन इसमें प्रोफेसर मार्शल, पीगू, कैनन आदि जो हैं अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी। फिर कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बाद प्रोफेसर रॉबिन्स, फ्रीडमैन आदि अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। इनकी कुछ आलोचनाएं, इनमें सुधार करते हुए इन्होंने परिभाषा दी। फिर उसके बाद जो नए अर्थशास्त्री आए, इन्होंने आवश्यकता विहीन परिभाषाएं दी। आवश्यकता विहीन परिभाषाओं में प्रोफेसर जे.के. मेहता, इन्होंने जे.के. मेहता जी ने ये परिभाषा दी आवश्यकता विहीन परिभाषाओं में। फिर इसके बाद विकास केंद्रित परिभाषा, विकास केंद्रित परिभाषाओं में सैम्यूलसन ने विकास केंद्रित परिभाषाएं दी। इस तरह से ये अर्थशास्त्र को की परिभाषाएं भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है ये आपको बताएंगे, और फिर अर्थशास्त्र का महत्व, आपको अर्थशास्त्र के महत्व का अध्ययन कराया जाएगा। अर्थशास्त्र का महत्व, तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो हैं ये अर्थशास्त्र के जनक थे प्रोफेसर एडम स्मिथ। उन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी into the nature and wealth of nations। 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ ने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक पुस्तक लिखी, और उसमें इन्होंने 1776 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना, और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हुए जो मनुष्य का सामाजिक कल्याण है उसकी उपेक्षा की। इन्होंने धन को महत्वपूर्ण माना। इस तरह से इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति और धन की प्रकृति तथा उसके कारणों से के खोज से संबंधित विज्ञान है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति और धन की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। ये इन्होंने कहा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। जे.बी. से ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जे.बी. से ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जे.बी. से इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। इसी तरह से वाकर, जो ये वाकर हैं, वाकर ने कहा अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इसी तरह से प्रोफेसर जे.एस. मिल ने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है।
तो ये इन्होंने जो ये प्राचीन अर्थशास्त्री कहलाते हैं सारे, ये जिन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं, इन्होंने मुख्य रूप से धन का महत्वपूर्ण स्थान दिया, धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इन्होंने मनुष्य को गौण रखा। तो बात वही है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा बदल बदल के अपने शब्दों में धन को परिभाषित किया है। इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को धन के संबंध में, धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसकी विशेषता, इसकी क्या खास बात है इन परिभाषाओं की, धन संबंधी परिभाषाओं की? इनकी खास बात यह है कि धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। चारों ओर धन ही धन घूमता है, चारों ओर धन ही धन है, धन को ही इन्होंने महत्व दिया है। इसके अलावा मनुष्य की अपेक्षा धन को महत्वपूर्ण माना, और इन्होंने कहा कि मानवीय सुख का आधार धन ही है। बस धन है अगर उसके पास तो मनुष्य को सुख मिल गया, बस ये मानना इन्होंने कि भाई अगर उसके पास धन है तो उसको वो सुखी है बस। तो इस तरह से इन्होंने धन को संकुचित अर्थ किया, और उन्होंने ये कहा कि भाई धन के अभाव में मनुष्य के सुख की कल्पना की नहीं जा सकती। अगर उसके पास धन नहीं है तो वो सुखी नहीं है। फिर है धन के अंतर्गत उन्होंने भौतिक वस्तुओं को शामिल किया। भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं माने हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, या और जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, अच्छा मकान है, ये सब जो है ये इन्होंने इसी को ही धन माना। अगर हम सेवाओं का यूज कर रहे हैं तो उसको धन नहीं माना, उसमें सेवा नहीं मानी। इन्होंने ये कहा कि जो व्यक्तिगत समृद्धि ही व्यक्तिगत समृद्धि के द्वारा ही राष्ट्रीय धन और संपत्ति में वृद्धि संभव है। इस तरह से इन्होंने धन को एक संकुचित, एक धन को छोटा, धन के रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा को एक संकुचित कर दिया। इनका एक संकुचित दृष्टिकोण था। तो इस संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही जो इनके बाद जो अर्थशास्त्री, मुख्य रूप से प्रोफेसर मार्शल जो थे, इन्होंने इस परिभाषा में सुधार करते हुए इस परिभाषा को, पहले तो धन संबंधी परिभाषा को धन केंद्रित परिभाषा होने के कारण इसको घृणित परिभाषा का नाम दिया, और इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन के अलावा मनुष्य का कल्याण आवश्यक है, इसीलिए ये कल्याण संबंधी परिभाषाएं कहलाती है। उन्होंने कहा धन तो गौण है, मुख्य रूप से मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने घृणित परिभाषा कहा, और उन्होंने इस परिभाषा को नए दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एडम स्मिथ की पुस्तक थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें इन्होंने जो है कल्याण संबंधी परिभाषा को अधिक स्पष्ट किया। इन्होंने ये कहा कि धन मनुष्य के लिए है, धन जो है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य धन के लिए नहीं है। यानी कि मनुष्य जो है धन का उपयोग करके अपना कल्याण करे, अपना भौतिक कल्याण करे। धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। इसलिए जो अध्ययन का मुख्य विषय है इनके द्वारा वो मानव और मानव कल्याण है। और मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने यह कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है, और इसमें इस बात की जांच की जाती है कि एक तो मनुष्य किस तरह से धन कमाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो किस तरह से धन व्यय करता है, किस तरह से धन खर्च करता है। इस प्रकार से एक तरफ तो यह धन का अध्ययन है, और दूसरी तरफ दूसरी
तरफ से जो एक इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा। इसी तरह से पीगू ने, कैनन ने, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को अलग अलग अपने शब्दों में परिभाषित किया। पीगू ने कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। मनुष्य का आर्थिक कल्याण कितना हुआ, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कितना कल्याण हुआ, वो किस तरह से रहता है, किस तरह से अपना किस तरह का उसका रहन सहन है, तो उसका भौतिक और सामाजिक कल्याण होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, पीगू ने, कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। यानी कि मुद्रा रूपी मापदंड से कितना उसका कल्याण हुआ, ये पीगू ने कहा। इसी तरह से बेवरीज है, कैनन है, पेंशन है, इन्होंने अलग अलग कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी। यानी कि जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने जो धन को एक संकुचित अर्थ प्रदान किया था ना, जो धन को एक संकुचित माना था, उन चीज़ों को दूर करते हुए इन्होंने, जो ये इसके बाद के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये भौतिक कल्याण संबंधी या भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी खासियत यह है कि मार्शल ने राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय अर्थशास्त्र का नाम दिया। अर्थशास्त्र को पहले जो ये राजनीति में जो आंकड़े राजाओं जो है अपनी देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो प्रस्तुत करते थे, तो जो आंकड़े बनाते थे, खाद्य के आंकड़े कितने हैं, जनसंख्या के आंकड़े कितने हैं, उसको अर्थशास्त्र समझा जाता था। तो मार्शल ने उसको राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग करके एक अलग अर्थशास्त्र नाम का विषय दिया। तीसरी बात यह है कि अर्थशास्त्र में सामान्य सामाजिक और वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथी बात है कि अर्थशास्त्र में जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। इसका मतलब यह है कि ये मनुष्य की उन क्रियाओं से, इसका अर्थ मनुष्य की उन क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से हो। ठीक। तीसरी बात है वो, इसके बाद है अर्थशास्त्र जो है मनुष्य की क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन है जिसमें वह एक तो धन कमाना, किस तरह से धन कमाए, दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वो धन को खर्च किस तरह से करे, ये इसमें इन्होंने बताया है। इसके बाद अर्थशास्त्र जो इन परिभाषाओं की मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसके अंतर्गत केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। धन, खाली धन कमाना ही या मनुष्य के पास धन होना ही पर्याप्त नहीं है, जो कि धन संबंधी परिभाषाओं में कहा गया कि धन महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि धन कमाना ही जो है एक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि हमारा आर्थिक कल्याण किस तरह से हो, आर्थिक कल्याण में वृद्धि किस तरह से हो। फिर है इसके बाद कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, इसलिए वो समाज में रहकर समाज को प्रभावित करता है। इसके बाद इस विशेषता में इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और जिसका अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इस तरह से ये थी भौतिक कल्याण संबंधी या कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इसके बाद है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन दी, रॉबिन्स ने 1932 में, रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस
इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और वो क्या था उनका नया दृष्टिकोण? कि रॉबिन्स ने यह कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। तो इस प्रकार जो है रॉबिन्स ने परिभाषित किया। इनकी परिभाषा की विशेषता क्या थी? इन्होंने ये कहा कि आवश्यकताएं असीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित होने के कारण जैसे ही मनुष्य एक आवश्यकता की पूर्ति करता है वैसे ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वो अपने वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करे, मनुष्य अपने वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करे। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि मनुष्य के पास साधन सीमित हैं, सीमित साधन है और उन सीमित साधनों से उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। एक यह है कि आवश्यकताओं में या साध्यों की तीव्रता में अंतर होता है, कोई आवश्यकता ज़्यादा तीव्र होती है, कोई आवश्यकता कम तीव्र होती है। तो अपनी आवश्यकताओं को विकल्पों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। चौथा है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का अनेक प्रकार से प्रयोग हो सकता है। इस तरह से रॉबिन्स ने जो है अपनी परिभाषाएं दी और उन्होंने कहा कि वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के कारण मनुष्य के सामने चुनाव की समस्या आती है कि वो अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले किसका चुनाव करे। तो इस तरह से मनुष्य के सामने चुनाव की समस्या आती है और जब वो चुनाव की समस्या करता है जब वो चुनाव करता है समस्या का, तो उसके सामने फिर आर्थिक समस्या आती है। इसलिए आर्थिक समस्या जो है वो आर्थिक जीवन या अर्थशास्त्र का आधार है। इसके बाद है जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बाद आवश्यकता विहीन या आवश्यकता रहित परिभाषा, ये प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी। जे.के. मेहता ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचाने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इनकी परिभाषा की क्या विशेषता है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक और नैतिकता के आधार पर यह परिभाषा है, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य को आवश्यकता विहीन हो जाना चाहिए, ज़्यादा आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए और जो है वो अर्थशास्त्र के रूप में फिर वो जो है अपने आप को ठीक प्रकार से वो चलता रहेगा। मेहता ने यह कहा कि जो आवश्यकता विहीनता परिभाषा में कि वो सुख के स्थान पर, वो संतुष्टि के स्थान पर सुख की प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य माना उन्होंने। फिर जे.के. मेहता जो थे वो अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान मानते थे और इनकी जो है परिभाषा है ये साम्यवादी अवस्था है परिभाषा की। इसके बाद है विकास केंद्रित परिभाषा, ये दी सैमुअल्सन ने ये कहा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य और समाज और मुद्रा के प्रयोग के बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर एक निश्चित समय में वस्तु पैदा करते हैं और इन्हें वर्तमान और भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच में या विभिन्न लोगों या समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं, ये सैमुअल्सन ने कहा। और सैमुअल्सन की परिभाषा की क्या विशेषता है? इन्होंने ये कहा कि असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के कारण एक तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, दूसरी बात विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त साधनों का उचित प्रयोग हमें करना चाहिए। और इन्होंने अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपायों का सुझाव देना भी इन्होंने बताया। इस तरह से ये जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में
अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री में एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को भिन्न भिन्न तरह से बताया। लेकिन परंपरागत दृष्टि से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा जा सकता है। परंपरागत दृष्टि से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन से हैं? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग क्या है कि इसके अंतर्गत अनेक आवश्यकताएं और इनसे संबंधित नियम, जैसे उपभोक्ता की बचत, ह्रासमान व समसीमांत उपयोगिता नियम, पारिवारिक बजट, आय और व्यय बचत, उपयोगिता व तटस्थता वक्र, विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें धन कमाने के उपाय जो हैं उनसे संबंधित उत्पत्ति के विभिन्न साधनों व नियमों का अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, जो उत्पादन करने के लिए 5 चीज़ें जरूरी होती हैं, उनका जो है अध्ययन किया जाता है। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट है विनिमय। विनिमय के अंतर्गत वस्तु विनिमय या वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वितरण, चौथा पॉइंट वितरण। वितरण के अंतर्गत संयुक्त उत्पादन को और इसके उत्पन्न करने वाले उपादानों में वितरित करने से संबंधित समस्याओं व सिद्धांतों का अध्ययन वितरण के अंतर्गत किया जाता है। राजस्व जो है वो सरकार के आय और व्यय और उनसे संबंधित समस्याओं का विधिवत अध्ययन करता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताई। अब अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र का महत्व जो है वो इस प्रकार से तो बच्चों, इसके बाद है अर्थशास्त्र का महत्व या लाभ। अर्थशास्त्र का महत्व या लाभ। इसके क्या महत्व या लाभ है, क्या फायदे हैं अर्थशास्त्र के? एक तो सबसे पहले है सैद्धांतिक लाभ। सिद्धांत के रूप में क्या लाभ है? सैद्धांतिक लाभ है, एक तो है पहला ज्ञान में वृद्धि, फिर है इसके बाद तर्क शक्ति में वृद्धि, फिर है चुनाव योग्यता में वृद्धि, फिर है विस्तृत दृष्टिकोण,
अब आते हैं ज्ञान में वृद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। कैसे होती है कि अगर वो मनुष्य जो है बेरोजगारी, अति जनसंख्या, निर्धनता, क्योंकि तेजी, मंदी और आर्थिक समस्याओं का उसे ज्ञान हो जाता है, तो इस तरह से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है अर्थशास्त्र के माध्यम से, और वो अपना जो है अपनी आजीविका ठीक ढंग से चलाता है और अपने जो कल्याण है, भौतिक कल्याण है, उसमें वृद्धि करता है। तीसरा, तर्क शक्ति में वृद्धि। जब मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होगी तो फिर उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसके तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, और तर्क वितर्क की शक्ति बढ़ने से जो है मनुष्य पहले के अपेक्षा जो है अपने संतुलित मत व्यक्त कर सकता है, अपना उचित मत, किसी भी आर्थिक समस्या के बारे में उचित मत व्यक्त कर सकता है। एक चुनाव की योग्यता। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के चुनाव की जो योग्यता है उसमें वृद्धि हो जाती है, और वो जो आवश्यक और अनावश्यक वस्तुएं हैं उनमें वो भेद कर सकता है। जो भी वो अनावश्यक वस्तुओं पर जो खर्च करता है उसका उसे पता चल जाता है कौन सी अनावश्यक वस्तु है। इसके बाद है व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण। इसके बाद है विस्तृत दृष्टिकोण। उसका जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत हो जाता है, और वो विस्तृत दृष्टिकोण का ये मतलब है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य का दृष्टिकोण विस्तृत और वैज्ञानिक हो जाता है, क्योंकि जब उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन से चुनाव की समस्या का पता चल जाता है और वो आर्थिक समस्याओं को किस तरह से हल करे ये पता चल जाता है, तो उसका दृष्टिकोण एक विस्तृत बन जाता है। एक इसके बाद है व्यवहारिक लाभ। व्यवहारिक लाभ में एक तो गृह स्वामी तथा उपभोक्ता को लाभ। दूसरा पॉइंट है उत्पादकों तथा व्यापारियों को लाभ। तीसरा पॉइंट है कृषकों को लाभ, किसानों को लाभ। चौथा पॉइंट है राजनीतिज्ञों को लाभ। पांचवा पॉइंट है श्रमिकों को लाभ। छठा पॉइंट है समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारकों को लाभ। तो सैद्धांतिक लाभ के बाद है व्यवहारिक लाभ। इसमें गृहस्वामी और उपभोक्ताओं को क्या लाभ है? इसमें समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके उपभोक्ताओं को ये अधिकतम संतुष्टि प्रदान कराते हैं, गृहस्वामी भी और उपभोक्ता भी। दूसरी बात कृषि उत्पादकों को लाभ। जो वस्तु का उत्पादन करते हैं उत्पादक, उनको और व्यापारियों को उत्पादकों को जो उसके उत्पादन के प्रतिफल के नियम हैं और श्रम विभाजन के नियम हैं और आंतरिक और बाह्य बचत और व्यापार चक्रों की जो है जानकारी हो जाती है। इसी तरह से जो है तीसरा इसका पॉइंट है कृषकों को लाभ। जो किसान है, किसान को इस बात की जानकारी हो जाती है कि उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में, किस कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से, कौन से उपादानों का अधिक प्रयोग करने से उसे अधिक लाभ होगा। इसके बाद है राजनीतिज्ञों को लाभ। राजनीतिज्ञ जो हैं वो अधिकांश समस्या और आर्थिक कारण जो उनके अंतर्गत उनको उत्पन्न होते हैं, वो विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए अर्थशास्त्र का ही सहारा लेते हैं। जितने भी आंकड़े
एकत्र करने हैं, वे सारे आंकड़े अर्थशास्त्र के अंतर्गत एकत्र किए जाते हैं, बजट अर्थशास्त्र के अंतर्गत बनाया जाता है। तो इस तरह से राजनीतिज्ञों को लाभ होता है। श्रमिकों को लाभ, श्रमिकों को क्या लाभ होता है कि जो श्रमिक हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और वे उनके श्रम संघ जो है वे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके समाज सुधार की दशा में बढ़ते हैं। इसके बाद समाज सुधारकों को लाभ, समाज सुधारक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को अर्थशास्त्र के माध्यम से सुलझा सकते हैं। इसमें निर्धनता है, बेरोजगारी है, इन सब के आंकड़े जैसे जैसे उन्हें मिलते हैं, उन समस्याओं का वो समाधान करने के लिए जो है अर्थशास्त्र का ज्ञान जरूरी है और अर्थशास्त्र के ज्ञान के द्वारा वो उन समस्याओं का, जो आर्थिक समस्याएं हैं, समाज सुधारक उनका समाधान करते हैं। इस तरह से ये जो है आपको अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र का एक परिचय के रूप में ये चीज़ें आपको बताई गई। इसका अध्ययन जो है आप किताब से रीडिंग करें। धन्यवाद।